नमस्कार दोस्तों। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की चर्चा की सीरीज में आज हम सबसे पहले दो संगठनों की चर्चा करने वाले। नंबर 1 पे है बिम्स्टेक और दूसरा है एससीओ, क्योंकि दोनों करंट पे बने हुए थे। बिम्स्टेक जो था 6वें शिखर सम्मेलन अप्रैल माह में हुआ था, जो थाईलैंड में हुआ था, इसके कारण चर्चा में बना हुआ। और एससीओ जो 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में होने वाले एससीओ सम्मेलन में भाग लिए थे, जो कि एक इसके कारण चर्चा बना हुआ था। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर बिम्स्टेक क्या है। बिम्स्टेक जो है, इसका पूरा नाम यदि हम देखें तो इसको हिंदी में बोला जाता है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से की गई थी और शुरुआत में इसमें केवल 4 सदस्य थे। 4 सदस्य के नाम के प्रारंभिक लेटर के कारण इसको शुरू में BST कहा जाता था, बिस्ट कहा जाता है। इसके प्रथम जैसे बी से बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर भारत, एस फॉर श्रीलंका एंड टी फॉर थाईलैंड। ये 4 सदस्य होने का इसको प्रारंभ में बिस्ट कहा जाता था। उसके बाद में इसमें 2 और अन्य सदस्य 2004 में जुड़े और 2004 में नेपाल और भूटान के शामिल होने के बाद वर्तमान में इसको बिम्स्टेक कहा जाता है। फिर प्रारंभ में 4 सदस्य थे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। बट अभी इसके प्रेजेंट में टोटल जो मेंबर है वो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, टोटल 7 सदस्य हैं। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बिम्स्टेक में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। 7 सदस्य। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में। फिर प्रारंभ में इसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। उसका नाम याद रखना, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। इसको याद करने के लिए आप बिस्ट याद कर सकते हैं। 2004 में 2 अन्य सदस्य इसमें जुड़े, जिसमें नेपाल, भूटान शामिल होने के बाद इसका नाम क्या चल गया? बिस्ट हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में जो तकनीकी और आर्थिक सहयोग करना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत का जो मैप है, इसके आइट्स जो पूर्वी हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से लगे होने के कारण जितने भी इसके सीमावर्ती क्षेत्र है और कुछ राज्य जैसे कि भूटान और नेपाल जो कि समुद्र से नहीं लगे, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय राज्य हैं, उनके तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। शुरुआत में यदि हम देखें तो इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि भाई साहब, जो बंगाल की खाड़ी वाले 4 देश हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया जाएगा। किंतु समय के साथ इसके उद्देश्य में परिवर्तन आया और इसमें जो समुद्र सीमा से बाहर जैसे कि 2 राष्ट्र हम देखते हैं, नेपाल और भूटान, उसको शामिल करके इसमें इस प्रावधान को हटा दिया गया कि बंगाल की खाड़ी के ही लोग रहेंगे। इसमें बंगाली खाड़ी के अतिरिक्त लोग भी या अतिरिक्त देश भी शामिल हो सकता है। यदि हम महत्व देखें तो इसका आर्थिक महत्व यदि हम देखें तो 1.7 बिलियन, मतलब कि 170 करोड़ जनसंख्या। कितनी जनसंख्या है? 170 करोड़ जनसंख्या इस क्षेत्रीय संगठन में रहती है। मतलब विश्व की कुल जनसंख्या का 22% हिस्सा इस क्षेत्रीय संगठन में विद्यमान है। साथ ही 5.2 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो डॉलर के संदर्भ में देखें तो 5.2 ट्रिलियन संयुक्त GDP है इस बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रों की। 2013 के बारे में हम बात करें, 2023 के जो आर्थिक सर्वे है या आर्थिक इकोनॉमिक आंकड़े है, उसके हिसाब से 5.2 ट्रिलियन संयुक्त GDP बिम्स्टेक सदस्य देशों की। भारत के संदर्भ में यदि हम बिम्स्टेक का महत्व जानें तो क्या होता है, भारत की ये एक्ट ईस्ट जो नीति है उसके साथ तालमेल बिठाने का काम करेगा। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है उसके परिप्रेक्ष्य में ये एक संगठन लागू करने में मददगार हो सकता है। साथ ही हिंद महासागर और भारत प्रशांत क्षेत्रों में भारत के व्यापार सुरक्षा महत्व को बढ़ाने के लिए भी ये सहयोगी होगा। हमने देखा है कि कुछ समय में पाकिस्तान से हमारे मतभेद होने के कारण सार्क की जो उपयोगिता है वो कम पड़ गई थी। तो सार्क की जगह पे एक विकल्प के तौर पर हम बिम्स्टेक को देख रहे हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के अलावा अतिरिक्त सभी राज्य इसमें सम्मिलित हैं। तो सार्क का विकल्प हम बिम्स्टेक को देख रहे हैं। साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर एक संगठन सार्क था, उसकी प्रॉपर तरीके से बैठक नहीं होने के कारण क्षेत्रीय स्तर पर एक मंच प्रदान करने के लिए भी बिम्स्टेक मंच को प्रदान करता है, जिसमें सभी क्षेत्रीय राज्य के अध्यक्ष
आपसी सहमति से व्यापार और आपसी मतभेदों को दूर करने का प्रयास करते हैं। साथ ही इसको हम देखें तो यह बेल्ट BRI जो चीन की BRI प्रोजेक्ट है, इसका विकल्प के रूप में हम इसको देख रहे हैं। भारत के लिए इसका महत्व संबंध नंबर 1 एक्ट ईस्ट नीति के साथ संरेखन करेगा ये। साथ ही सार्क का विकल्प है और प्रतिवर्ष सहयोगी राष्ट्रों को एक मंच प्रदान करता है ताकि अपने स्तर पर आर्थिक गतिविधियों या सीमावर्ती जो विवाद चल रहे हैं उसको सुलझाने के लिए एक राजनीतिक मंच प्रदान करता है। एवं चीन के साथ जो BRI प्रोजेक्ट है उसका विकल्प तलाशने के रूप में ये एक उपयोगी माध्यम हो सकता है। यदि हम देखें तो SCO में जो बिम्स्टेक में जो सदस्य हैं, बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं उसमें लगभग हमारे जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो मेंबर है, जैसे कि नेपाल हो गया, नेपाल भी बौद्ध धर्म के क्षेत्र है, भूटान हो गया, जिसका म्यांमार, थाईलैंड, ऐसे राज्यों में हम क्या करेंगे, एक अमूर्त संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि हम नालंदा विद्यालय में बंगाली खाड़ी अध्ययन केंद्र जैसी हम पहल का बढ़ावा दे रहे हैं। वर्तमान में इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि भाई साहब इसके प्रतिवर्ष बैठक ना होना, ठीक है। दूसरी बात, हमारे नेपाल के साथ कुछ सीमा विवाद होना, जैसे कि काला पानी, लिपुलेख पर नेपाल ने अपना जो है दावा प्रस्तुत कर दिया है। साथ ही इस बैठक में जो भी समझौते होते हैं उसका क्रियान्वयन समय पर नहीं होता है, तो इससे क्या होता है, राजनीतिक जो वातावरण है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो हमें बिम्स्टेक के बारे में हमने जो चर्चा करी है वो परीक्षा के माध्यम से बहुत उपयोगी है। अगले टॉपिक के बारे में हम देखते हैं, वो है SCO। SCO का फुल फॉर्म है संघाई सहयोग संगठन या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई सहयोग संगठन अभी हाल ही में ये चर्चा में इसलिए बना रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या करा, चीन के तियानजिन में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षीय परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया है। तब ये पूछा जाएगा कि हाल ही में चीन में आयोजित होने वाली बैठक SCO की कौन सी बैठक थी, तो ये याद रखना है 25वीं बैठक थी। साथ ही ये भी याद पूछा जा सकता है कि कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो ये बताना कि तियानजिन में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। SCO का विकास क्रम जानने से पहले हम जानते हैं कि भाई आखिर में SCO का गठन कब हुआ। शुरुआत में 1996 में इसका जो गठन हुआ था उस संघाई 5 के नाम से किया गया था। संघाई 5 में 4 सोवियत पूर्व गणराज्य और चीन के जो था इसमें शामिल थे, मतलब कि 4 तो सोवियत संघ के लोग थे, मतलब राष्ट्र थे, और एक जो था चीन था। 4 कौन कौन से थे, नंबर 1 कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, ये सोवियत संघ के ही राष्ट्र थे पूर्व, और साथ में चीन। शुरुआत में 1996 में संघाई 5 था जिसमें 5 राष्ट्र थे। कौन कौन से थे आपको याद रखना है। याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, RKKT, साथ ही चाइना, ये 5 सदस्य थे। उसके बाद में 2001 में SCO का गठन जो हुआ था, उसके बाद में 2001 में इस समूह में उज्बेकिस्तान शामिल हो गया। उसके साथ ही इसका नाम क्या कर दिया गया, SCO कर दिया गया। 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद ही इसका नाम क्या कर दिया गया, SCO रख दिया गया। 2017 में इसमें भारत और साथ ही पाकिस्तान जो थे इसके पूर्ण सदस्य बने। अब वर्तमान में यदि हम देखें तो SCO में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। आप सभी को एक बार इसको वर्ल्ड के मैप में ज़रूर देखें, क्योंकि वर्ल्ड मैप में आप देखोगे, क्योंकि तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि वर्ल्ड के मैप में जाकर सभी जो जितनी भी SCO कंट्रीज़ को देखें, और साथ ही इनकी जो सीमावर्ती जो सागर हो गया, झील हो गई, उनको भी आप याद करने की कोशिश करें। जैसे कि पूछ सकता है कैस्पियन सागर कौन कौन सी कंट्री के बीच में, तो लगभग यही कंट्री जो है कैस्पियन सागर में आपको मिल जाएगी, ठीक है। मेडिटेरियन सी के बारे में पूछ सकता है, तो ऐसे आप याद करने की कोशिश करो तो आपको जल्दी याद होगा। तो आप सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि SCO का गठन कब हुआ था, तो आप याद रखना कि 1996 में SCO का गठन संघाई 5 के रूप में हुआ था।
जिसमें 5 मेंबर थे। उसके बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद में इसका नाम एससीओ रख दिया गया। 2017 में भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया। अभी एससीओ में जो मेंबर हैं वो चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है? पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। ठीक है। इसकी संरचना यदि हम देखें तो इसकी संरचना में सर्वोच्च जो निर्णय वाली संसद परिषद होती है वो CSS होती है, जो इसके प्रमुख से बनती है। इसमें प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष लोग होते हैं। इसका यदि हम देखें इस संगठन की 2 स्थायी संस्था है, जैसे कि बीजिंग में सचिवालय है इसका। बीजिंग मतलब चीन में इसका सचिवालय है। यदि आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एससीओ का सचिवालय कहाँ है, तो आप याद रखना चीन में है। साथ ही ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचा है। तो ताशकंद में क्या है? क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचा है। भारत के लिए यदि हम अभी इसको यदि हम समझें तो विश्व की लगभग 30% GDP को एससीओ मेंबर कवर करते हैं और 40% जनसंख्या जो विश्व की है वो एससीओ कंट्री में निवास करती है। ये आंकड़ा आपको मुख्य परीक्षा के स्तर पर काम आ सकता है कि भाई वैश्विक 30% GDP और वैश्विक 40% जनसंख्या एससीओ कंट्रीज समाहित करती है। भारत के लिए यदि हम एससीओ का महत्व देखें, सबसे पहला महत्व है क्षेत्रीय सुरक्षा। क्षेत्रीय सुरक्षा में क्या है? आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद पर ध्यान देने का मंच प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि RTS के माध्यम से खुफिया जानकारी साझा करना और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग कर सकता है। दूसरा क्या है? ऊर्जा सुरक्षा। मध्य एशिया तेल, गैस और यूरेनियम के समृद्ध भंडार है। हम जानते हैं कि मध्य एशिया के जितने भी राष्ट्र, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, ये क्या है? तेल और गैस और यूरेनियम के समृद्ध भंडार है। एससीओ की सदस्यता भारत को इन संसाधनों से संबंध मजबूत करने का अवसर देती है। मतलब इन राष्ट्रों के साथ भारत यदि संबंध अच्छा मजबूत करेगा तो हमें आने वाले समय में यूरेनियम और तेल गैस की प्राप्ति में बाधा रहित आपूर्ति संभव हो सकेगी। आर्थिक सहयोग के रूप में यदि हम देखें तो संगठन के सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश अवसर बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग मिल सकता है। 2पक्षीय व्यापार किया जा सकता है, द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की जा सकती है, समझौते किए जा सकते हैं। साथ ही मध्य एशिया के लिए पहुँच के लिए एक मार्ग हो सकता है। मध्य एशिया के संबंध में महत्वपूर्ण मंच जब भारत की पहुँच सीमित है, तो वर्तमान में इन राष्ट्रों के माध्यम से भारत मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। चीन और पाकिस्तान के साथ संतुलन स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि एससीओ के तीनों चीन एक ऐसा संगठन है जहाँ पर चीन, भारत और पाकिस्तान तीनों मेंबर हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए हमारे भारत और पाकिस्तान से संबंध सही नहीं चल रहे, चीन से भी लगभग अभी सीमा विवाद था, तो अभी एससीओ के माध्यम से हमने हमारे बीच जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, तो हमने इस मंच पे हमने पाकिस्तान के समक्ष और चीन के सामने मुद्दा उठाया। तो एक तरह से ये मंच प्रदान करता है जहां हम हमारी समस्या को उजागर कर सकते हैं। वर्तमान में इस संगठन के सामने कुछ चुनौतियाँ भी, जैसे कि चीन पाकिस्तान दूरी। अभी क्या चीन और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो अच्छे बन रहे हैं, किंतु भारत के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं है। तो इससे भारत और जैसे एससीओ में चीन पाकिस्तान के मजबूत संबंध भारत की रणनीतिक स्थिति को जटिल बनाते हैं, क्योंकि हमारी क्या चीन के साथ क्या चल रहा है? सीमा विवाद है। दूसरा, आर्थिक विकास पर ध्यान की कमी है। एससीओ का प्राथमिक ध्यान सुरक्षा पर होता है, जिससे कभी कभी आर्थिक और विकासात्मक सहयोग की उपेक्षा रहती है। संस्थागत सीमाएं, सर्वसम्मति निर्णय लेने की प्रक्रिया से महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान प्रगति धीमी हो जाती है। भू राजनीतिक तनाव बना रहता है इन कंट्रियों के साथ। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद होने से एससीओ की चर्चा परिलक्षित नहीं है। तो हमने अभी तक 2 संगठन की चर्चा की है जो आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी है। नंबर 1 बिम्स्टेक, नंबर 2 एससीओ। इसी के साथ ये सेशन हम समाप्त करते हैं। आगे हम नए संगठन के साथ आपसे फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।